नमस्कार, आपका आपके अपने चैनल कबीर क्लासेस 58 में स्वागत है। आज इस पार्ट के अंदर देखेंगे हम कांग्रेस की जो गर्मपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन उसके प्रारंभ होने की विचारधारा। इससे पहले के पार्ट के अंदर हमने देखा था जो नरमपंथी विचारधारा थी उसके बारे में बताया था। आज नेक्स्ट जो पार्ट इसके बाद हम चलेंगे जो खेड़ा सत्याग्रह है, रौलाट एक्ट है, उन सभी आंदोलन के बारे में जो महात्मा गांधी ने चलाए तो उन प्रमुख आंदोलन की तरफ भी हम बढ़ेंगे। इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अब हम इसको प्रारंभ करते हैं। तो हमारा टॉपिक जो आज प्रारंभ करना चाहे वो गर्मपंथी। अब देखो गर्म क्या था, यानी जो जिसे हम कहते हैं उग्रवादी, इसको उग्रवादी कहते क्योंकि इनकी जो विचारधारा थी वो जो पहले उदारवादी थी उनसे थोड़ी उलट थी, जिसके बारे में पिछले पार्ट के अंदर आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसी कारण इसे उग्र या गर्मपंथी कहा जाता है। ये कहते थे कि भाई अनुनय विनय से कुछ नहीं होता, ऐसे अंग्रेज कुछ देने वाले नहीं थे। उसका कारण भी था कि जो भी राजनीतिक अधिकार थोड़े बहुत जनता को प्राप्त थे उदारवादी चरण के अंदर वो भी ले लिए गए, और इधर एक तरफ 1905 के अंदर जो बंगाल का भी विभाजन कर दिया गया। तो इन सभी परिप्रेक्ष्य के अंदर ये जो गर्मपंथी आंदोलन है वो उभर कर सामने आया था। तो 19वीं शताब्दी के अंतिम और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में गर्मपंथी राष्ट्रवादी विचार के लोगों का कांग्रेस में प्रभाव बढ़ने लगा। जैसा मैंने बताया कि उसके हिसाब से जो उदारवादी लोग थे उनका प्रभाव घटने लगा और इनका प्रभाव बढ़ने लगा। और कांग्रेस में फूट की प्रक्रिया उस समय प्रारंभ हो गई जब लोकमान्य तिलक का समाज सुधार के प्रश्न पर गर्मपंथी दल और सुधारकों के साथ में क्या हो गया था, झगड़ा हो गया था। अब देखो तिलक का क्या कहना था। तिलक का कहना था कि स्वराज्य के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता। किसके बिना? स्वराज्य के बिना। मैं पहले भी बता चुका हूँ। और स्वराज्य का मतलब इनका यह नहीं था कि अपना खुद का राज्य, मतलब एक ऐसी शासन प्रणाली से था जैसा कि स्वशासित उपनिवेशों के उपनिवेश किसके उस समय जो इंग्लैंड के, जैसे ऑस्ट्रेलिया था, कनाडा था, आदि उपनिवेशों के अंदर जो स्वराज्य प्रचलित था वैसा ही स्वराज्य ये यहाँ पर चाहते थे। तो तिलक ने कहा था कि स्वराज्य के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकते, न कोई प्रगति और न कोई उपयोगी शिक्षा और न ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता हो सकती है। क्योंकि जब तक हमारा अपना शासन नहीं होगा, या नहीं ऐसे कह सकते हैं, अगर हमारी शासन के अंदर भागीदारी नहीं होगी तब तक हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अंग्रेज अपना हित चाहते और वो हमारा निरंतर शोषण करते रहेंगे, हमें टुकड़ों में बांटते रहेंगे। चार प्रमुख कांग्रेस के नेता लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय। इसमें अरविंद घोष को छोड़कर बाकी को लाल पाल बाल के नाम से या फिर सिंपल आप बीपीएल के नाम से भी इन्हें संबोधित कर सकते हो, इस नाम से भी इन्हें आप जान सकते ने इस आंदोलन का मार्गदर्शन किया। तो आप जानते हो कि इनकी विचारधारा बहुत ही अच्छी। जैसे मैं एक अरविंद घोष की ही बात आपके सामने करना चाहूँगा, जो उन्होंने अपनी जो पुस्तक थी भवानी मंदिर उसके अंदर लिखी थी कि हमारी भारत माता पृथ्वी का एक टुकड़ा नहीं है, ना ही वो वाक मूर्ति है, ना ही कोरी मन की कल्पना है। ये लाखों लोगों की सामूहिक चेतना से निर्मित वह मान सकती है जिससे राष्ट्र का निर्माण होता है। तो इस तरीके की बातों से आप देख सकते हो कि इन्होंने इनकी विचारधारा किस टाइप की थी। इन गर्मपंथी आंदोलन के कार्यक्रमों में विदेशी माल का क्या करना, बहिष्कार करना, और स्वदेशी जो माल है उस माल का क्या करना, अंगीकार करना, यानी उसको क्या करना था, स्वीकार करना, तथा राष्ट्रीय शिक्षा और सत्याग्रह पर बल देना। क्योंकि इनका मानना था कि जो अंग्रेजी शिक्षा है वो सिर्फ भारतीयों को मानसिक रूप से ही गुलाम बनाती, यानी उसमें देशभक्ति की भावना, देश के प्रति प्रेम की भावना, राष्ट्रीय चेतना नहीं जगाती, बल्कि उसकी जगह अंग्रेज भक्ति ये भावना जगाती है। इस कारण इन्होंने ऐसा निश्चय किया। भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देना जिससे भारतीयों को कार्य और सेवा का क्या मिल सके, अवसर मिल सके। सरकारी नियंत्रित शिक्षा संस्थाओं के स्थान पर एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाया जाए और विद्यार्थियों को देश की सेवा में लगाया जाए। तो इस तरीके के कार्य इस संगठन ने अपने निर्धारित किए और जिसका तत्कालीन जो जन समुदाय उस पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा था। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छी बातें की थी। जो नब्ज थी भारतीयों की, उस नब्ज को इन्होंने पकड़ा था। और यही जो दुखते रूप के ऊपर कोई बात करेगा तो वो किसी भी को सुहानी होगी। तो ऐसी बातों के लिए इन्होंने जो दबाव डालना प्रारंभ किया था। अब देखेंगे, हालांकि इस आंदोलन में थोड़ा मैं आपको बता दूं थोड़ा एक्स्ट्रा है, लेकिन इसमें सफल भी ये हुए। जो 1906 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें इनके दबाव से ही स्वदेशी, स्वराज, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा जैसे 4 प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। और जो महात्मा गांधी ने जो अपना आंदोलन बाद में जाकर चलाएंगे, आगे देखेंगे, उसका आधार इन उग्रवादियों ने तैयार किया था। जो स्वदेशी और बहिष्कार की
इन्होंने नींव रखी थी और उससे लोगों के अंदर जो राष्ट्रवादी चेतना है वो जागृत करने का इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया था। अब देखेंगे स्वशासन आंदोलन, या जिसे हम कहते हैं स्वशासन के लिए जो होम रूल लीग आंदोलन है उसके बारे में जानेंगे। तो देखो बीच के समय के अंदर क्या हो गया, काफ़ी समय थोड़ा गैप हो गया था। उस गैप को पाटने के लिए और जो नया एक आंदोलन चलाया गया था वही आंदोलन था होम रूल आंदोलन। देखो इस समय चल के आ रहा था होम रूल आंदोलन, मुख्य रूप से 1916 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। तो देखो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा और स्वरूप को बदलने के लिए आंदोलन चलाया गया था, और इसका नेतृत्व मुख्य रूप से क्या किया था, जो मध्यम वर्गीय था यानी जो नई पीढ़ी थी मध्यम वर्ग के रूप में उसके हाथों में आ गया था। तो इस स्थिति के अंदर क्या था, काफ़ी सारे मामले थे जिनके कारण ये आंदोलन जैसे हम प्रारंभ हुआ, जैसे 1919 के मार्ले मिंटो जो सुधार किए गए थे उनसे मोहभंग हो गया था। इधर जो विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था उसमें ब्रिटेन का जो वास्तविक चेहरा है वो भी उजागर हो गया था। और इधर अब देखो 1908 के अंदर तिलक को जेल में डाला गया था, तो 1914 के अंदर जो तिलक भी जेल से बाहर आ गए थे। और ये आंदोलन मुख्य रूप से आयरिश पृष्ठभूमि के ऊपर चलाया गया था। तो 1915 से श्रीमती एनी बेसेंट ने आयरिश होम रूल लीग के नमूने पर होम रूल लीग की स्थापना, ये आयरलैंड के अंदर, आयरिश यानी आयरलैंड के अंदर चला गया, वहाँ ये सफल भी हुआ। तो वैसा ही आंदोलन, ये जो एनी बेसेंट है वो आयरलैंड की ही निवासी थी। 1916 में तिलक ने पुनः, अब देखो होम रूल लीग दो स्थापित हुई थी, आपको ध्यान रखना कितनी हुई थी, दो, जिसमें पहली होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को हुई थी, जिसे तिलक ने की थी। वो कहाँ पर हुई थी, पूना के पास बेलगांव के अंदर इसकी स्थापना की थी, वहाँ स्थापित इन्होंने की थी, जो कि किस नाम से जानी जाती थी, होम रूल लीग के नाम से। ठीक है ना, आपको दो नाम का थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन दूसरी होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। किसने की थी, श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने कब की थी, सितंबर 1916 में। और कहाँ पर की थी, इन्होंने जो की थी वो अड्यार था एक मद्रास के पास में स्थान, वहाँ पर इसने की थी। जो एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी वो अखिल भारतीय होम रूल लीग के नाम से जानी जाती थी। अब इनका उद्देश्य देख लेते हैं, अब इनका उद्देश्य क्या था। इनका उद्देश्य था अंग्रेजी साम्राज्य के भीतर स्वायत्तता की मांग को लोगों तक पहुंचाना था। यानी हम इस रूप में कह सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना इस लीग का उद्देश्य था। अब फिर दोनों ने बंटवारा कर दिया, अब दोनों का कार्य क्षेत्र भी अलग अलग रहा। जैसे एनी बेसेंट का कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र और केंद्रीय प्रांत को छोड़कर था, हालांकि उसमें बम्बई शामिल था। जबकि जो तिलक की थी जो होम रूल लीग, उसका क्षेत्र जैसे कर्नाटक है, महाराष्ट्र में बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत, बिहार आदि क्षेत्रों में चला। दोनों ने अपने अपने समाचार पत्रों के माध्यम से इस आंदोलन को चलाया था। अब जो नेक्स्ट हमारा पार्ट आएगा वो पार्ट है राजनीतिक आंदोलन 1919 से 1917। अब 1919 में क्या होती है, महात्मा गांधी जी कब भारत आए थे, 9 जनवरी। ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, ठीक है ना। मैंने डेट बता दी, महीना बता दिया, अब आपको सन कमेंट बॉक्स में बताना है कि गांधी जी कब भारत आए थे और कहाँ से भारत आए थे, वो भी आपको बताना है। तो इस समय गांधी जी की जब भारतीय राजनीति के अंदर यहाँ एंट्री होती है, हालांकि वो कुछ समय तक उनके जो राजनीतिक गुरु होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, उनकी सलाह पर वो संपूर्ण भारत का भ्रमण करते हैं और भारतीयों की नब्ज, उस नब्ज को टटोलते हैं। क्या भारतीय अभी जो असहयोग आंदोलन है, सत्याग्रह हैं, जैसे अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार हैं या नहीं। तो इसके लिए वो भारत के अंदर आते हैं और उन्होंने 25 मई 1915 को सत्याग्रह आश्रम की भी स्थापना उन्होंने की थी। तो इसी परिप्रेक्ष्य के अंदर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। हालांकि प्रारंभ के अंदर जब गांधी जी की एंट्री होती है तो वो अंग्रेजों के समर्थन थे, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के समय गांधी जी ने अंग्रेजों की मदद की थी, लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। इससे अंग्रेज सरकार ने उसे केसरे हिंद की भी उपाधि दी थी। और जो इसी कारण जब अंग्रेजों की मदद के कारण ही भारतीय लोग गांधी जी को जो अंग्रेजों के लिए भर्ती करने वाला सार्जेंट ऐसी संज्ञा दी थी। हालांकि ये जो लंबे समय तक नहीं रहा था। और गांधी जी की पहली जो सार्वजनिक उपस्थिति है वो चंपारण सत्याग्रह 1917 से हो चुकी थी। लेकिन हमारा जो टॉपिक उसी में पढ़ेंगे। देखो कौन सा हमारा टॉपिक है, रौलट एक्ट। तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति का ब्रिटिश सरकार ने यह आश्वासन दिया कि भारतीयों को अधिकाधिक सुविधाएं दी जाएगी
और हालांकि भारतीयों का जो समर्थन है वो समर्थन भी प्रथम विश्व युद्ध में इसी कारण कहा था कि आपको अधिक से अधिक शासन में हिस्से दी जाएगी, काफ़ी कुछ आपके लिए सुधार किया जाएगा, इस तरीके की बातें करके ली गई थी। लेकिन जब युद्ध के बाद में स्थिति ठीक इससे उलट हुई, यानी उन्होंने क्या किया, भारतीयों को कोई अधिकार वगैरह न प्रदान करके भारतीयों के ऊपर ये काला कानून लेकर आई थी। लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद किए गए सुधार संतोषप्रद नहीं थे, यानी बाद में सुधार भी किए गए थे, लेकिन वो उतने नहीं थे जो भारतीयों की इच्छाओं को संतुष्ट नहीं कर सके, बल्कि इसके विपरीत आर्थिक शोषण कर दिया, प्रेस के ऊपर कठोर नियम लगा दिए और अन्य दमनकारी गतिविधियां मिली थी। एक तरफ तो भारतीय चाहते थे कि हम अंग्रेज किस लिए, प्रजातंत्र के लिए लड़ रहे हैं और वो हमें क्या करेंगे, युद्ध की समाप्ति के बाद हमें शासन देंगे, हमें हमारे और ज़्यादा अधिकार, शासन में भागीदारी आदि प्रदान करेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने उसकी जगह क्या दिया, उनको आर्थिक शोषण बढ़ा दिया, प्रेस पर कठोर, यानी उनकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उनके ऊपर क्या लगा दी, रोक लगा दी, संगठन बनाने पर रोक लगा दी, और भी बहुत सारे दमनकारी कानून इस समय पारित किए गए थे। भारतीय जनता अंग्रेजों के विरोध में डटी हुई थी और सरकार को षड्यंत्र का भय था कि भारतीय कुछ न कुछ उनके खिलाफ क्या करेंगे, षड्यंत्र करेंगे। यानी इसी कारण ये लाया गया, क्योंकि जब उनके अधिकार नहीं मिले तो जो इससे भारतीयों में क्या असंतोष फैला और इससे भारतीय जो आंदोलनकारी थे उनको और भी ज़्यादा उत्तेजित कर दिया। तो इसी कारण इन अंग्रेजों ने इन आतंकी गतिविधियों को, यानी आतंकी वो क्या करते थे, जबकि भारतीय अपने लिए क्या था, स्वाधीनता आंदोलन के लिए चलने वाली इन कार्रवाइयों के कारण अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेज सरकार ने 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इनका पूरा नाम है सर सिडनी रॉलेट। इनकी अध्यक्षता के अंदर क्या किया था, एक समिति का गठन किया गया था, जिसके द्वारा बनाए गए कानून को विधानमंडल ने 19 मार्च 1919 को क्या कर दिया था, पास कर दिया था। कब किया था, 19 मार्च 1919 को। और इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता। भाई हमें उसके ऊपर क्या है कि वो ऐसा हमारे लिए कर सकता है, ऐसा बिगाड़ कर सकता है, इस आधार पर इसको क्या कर लो, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाला जा सकता। उसे न कोई अपील, न दलील, न कोई वकील का अधिकार था। इसे काला कानून कहा गया। इसके लिए क्या किया गया, एक जो 3 वकील थे उन वकीलों की कमेटी बनाई गई, जो कमेटी ऐसे कानून बना सकेगी जो उस समय विधान के अंदर नहीं थे और उनके कानूनों को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी किसी भी प्रकार की इनके ऊपर सुनवाई नहीं की जा सकती थी। इसी कारण तो इसको न कोई अपील, न दलील, न कोई वकील, यानी कोई व्यक्ति वकील नहीं लग सकता था। इसके लिए हम सिंपल भाषा में हम इसे कहें तो सरकार जिसको चाहे, जब चाहे और जब तक चाहे जेल के अंदर बंद रख सकती थी बिना मुकदमा चलाए। इसी कारण इसे काला कानून कहा जाता था। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, तो ये जब काला कानून आया तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसे क्रूर कानून की क्या करेंगे, भारतीय विरोध करेंगे। तो इसी विरोध के अंदर जो गांधी जी के अनुरोध पर 6 अप्रैल को देश भर में हड़ताल आयोजन का निश्चय किया गया। तो जब पंजाब और दिल्ली के अंदर गांधी जी के प्रवेश को प्रोत्साहित कर दिया, उसी समय 9 अप्रैल की बात है, 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किसलू। वो कोई प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करते, लेकिन उनको सरकार ने क्या कर दिया, अकारणिक गिरफ्तार कर लिया, उनके साथ पिटाई की और इस तरीके की घटनाओं के कारण उन्हें वहाँ से निर्वाचित भी कर दिया। तो इन सब के कारण क्या हुआ, जो विरोध है और भी ज़्यादा तीव्र हो गया था। इधर 13 अप्रैल 1919 को, यानी इस समय 13 अप्रैल 1919 को सिखों के अंदर वैसाखी का दिन था। इस वैसाखी के दिन में रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजित की गई, जिसमें 20,000 लोग इकट्ठे हुए थे। ये सभा एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी और इसके अंदर सभा के अलावा उस समय वैसाखी के दिन होने के कारण आसपास के गाँव से और भी लोग आए हुए थे और दिन के समय यहाँ इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर वो भी अपना रेस्ट कर रहे थे, बैठे हुए थे, जिसमें स्त्री, पुरुष, बच्चे भी सम्मिलित थे। जनरल डायर, इसका पूरा नाम है रेगिनोल्ड रेक्स डायर, जिसे जनरल डायर हमें कहते हैं। इसको आपको मैं नाम लिख देता हूँ, जनरल रेगिनोल्ड रेक्स डायर है इसका पूरा नाम। तो इसने क्या किया था, इसने बिना कोई
चेतावनी के इसने यहाँ इस पे प्रवेश किया और बिना कोई चेतावनी के इसने गोली चलाने का हुक्म दे दिया और गोलियां जब तक चलती रही जब तक कि कारतूस खाली नहीं, यानी वह मशीन गज़ें लगा दी गई और मशीन गज़ों में गोलियां तब तक चलती रही जब तक कि क्या है उसमें से गोलियां ख़त्म नहीं हो गई थी। सरकार के अनुसार 379 व्यक्ति पाए गए, जबकि कांग्रेस समिति के अनुसार इसमें मरने वालों की संख्या क्या थी, 1000 से भी अधिक थी। यानी सबकी अलग अलग विचारधारा थी। हालांकि जो सरकार की बात थी वो क्या थी, वो सत्य नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लोग इसमें मारे गए थे, क्योंकि इसके एक ही गेट था, इस कारण उस गेट से लोग बाहर नहीं निकल पाए थे और बहुत सारे लोग इसके शिकार बने थे। तो इसके बाद में जो सरकार को भी एक हंटर कमेटी बनानी पड़ी। हालांकि उस हंटर कमेटी ने क्या किया था, जनरल डायर को सिर्फ बर्खास्त किया था और इंग्लैंड जाने पर उसे वहाँ की सरकार ने क्या किया था, सम्मानित किया था। और जो पंडित जो मदन मोहन मालवीय उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने भी इसकी जांच के लिए एक समिति का गठन किया था। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, वो है असहयोग और खिलाफत आंदोलन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे खिलाफत आंदोलन की बात। तो खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के खलीफा के सम्मान में चलाया गया। किसके सम्मान? हालांकि ये आंदोलन चलाना और कांग्रेस द्वारा इसको समर्थन देना एक बहुत बड़ी भूल थी। इससे जो भारतीय मुसलमान हैं उनकी क्या हुई, भारत से बाहर एक भक्ति हुई। इसके अलावा जो सांप्रदायिकता का बीज था वो भी यहाँ हुआ। तो वो बहुत बड़ी इसके लिए एक भूल मानी जा सकती है गांधी जी की इस मैटर के बारे में। क्योंकि देखो इसमें था क्या, बात सही के लिए थी, लेकिन इससे कुछ परिणाम जो उल्टे निकल के आए थे। तुर्की का खलीफा मुस्लिम जगत का एक धार्मिक रूप से, यानी वो तुर्की का जो खलीफा होता था मुसलमानों का धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही प्रमुख हुआ करता था। और लेकिन क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के अंदर इंग्लैंड ने खलीफा के साथ अच्छा व्यवहार और तुर्की के साथ में कुछ संधि की थी, क्योंकि तुर्की उस समय मित्र राष्ट्रों के साथ नहीं, उनके ऑपोजिट जो पक्ष था उनके साथ में सम्मिलित था। लेकिन जब क्या हुआ, जब युद्ध खत्म हुआ उसके बाद में जो सेब्रेक की संधि की उस सेब्रेक की संधि के बाद में क्या कर दिया, तुर्की का विभाजन कर दिया और खलीफा के साथ अपमानजनक व्यवहार कर दिया। तो इसी बात को लेकर के क्या हुआ था, मुसलमान नाराज थे उनके खलीफा के साथ में अपमान करने और खलीफा की जो और भी जो अधिकार थे उस अधिकारों को समाप्त करने, उसका साम्राज्य बढ़ने। तो इसी कारण तो 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में जो खिलाफत दिवस मनाया गया था। तो गांधी जी ने इसको एक अवसर के रूप में देखा कि इसमें कि हिंदुओं और मुसलमानों के लिए क्या कहो, ये बहुत ही उपयुक्त अवसर है जब हिंदू और मुसलमान दोनों एक होकर के क्या करेंगे, आज़ादी के पथ पर चल पड़ेंगे। हालांकि मुसलमान बाद में जब तुर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व में वहाँ क्रांति हुई, खलीफा का पद समाप्त कर दिया, तो वो इससे क्या हो गए, अलग हो गए थे। गांधी जी ने भी इस आंदोलन में शामिल हुए और केसरे हिंद की उपाधि को लौटा दिया, जो उन्हें प्रथम विश्व युद्ध के अंदर अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण मिली थी। वो खिलाफत आंदोलन के समय उन्होंने इस उपाधि को क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। इस आंदोलन की समाप्ति 10 अगस्त 1920 को सेब्रेक की संधि से हुई थी, जिसमें तुर्की का विभाजन कर उसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया और खलीफा के पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो इसके बाद मुसलमान तो क्या हो गए, इससे अलग हो गए थे। हालांकि इस दोनों को साथ में शुरू किया गया था, जो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, लेकिन ये कुछ ही समय तक चला था, क्योंकि असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को, जबकि ये 10 अगस्त 1920 के बाद में ये क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। अब देखेंगे असहयोग आंदोलन। अब देखो असहयोग आंदोलन क्या था, क्योंकि देखो जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, एक तरफ तो जो मुसलमानों के साथ में जो खलीफा था उनके साथ अपमान को लेकर एक बात चल रहा था, दूसरी तरफ इधर जलियांवाला बाग के हत्याकांड और इनके अलावा उस हत्याकांड के बाद में जो पंजाब के लोगों के साथ में अंग्रेज़ों द्वारा क्या कि बहुत दुर्व्यवहार, वहाँ वायुयानों के द्वारा बम डाले गए, इस तरीके की बातों के कारण भी बहुत सारे तमाम विरोध प्रदर्शन, लोगों के अंदर असंतोष, इन परिप्रेक्ष्य के अंदर ये आंदोलन प्रारंभ किया गया था। जिसमें देखो रॉलेट एक्ट भी था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसके बारे में मैंने बात की, उसके बाद की स्थिति, फिर जो हंटर कमेटी की रिपोर्ट जो मैं पूर्व बता चुका हूँ कि उसने क्या कर दिया था, सिर्फ इसको बर्खास्त किया था। हालांकि वो भी भारतीयों को दिखावे के लिए, बाकी वह इंग्लैंड के अंदर जाकर के हाउस ऑफ कॉमन्स में उसका क्या किया गया था, सम्मान किया गया था, उससे अवार्ड दिया गया था। वो अवार्ड था सोवर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मान, और 2600 पाउंड की धनराशि उन्हें दी गई थी।
इनाम के रूप में उसकी वहाँ प्रशंसा की गई थी, उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया था। तो इन सभी बातों को लेकर के भारतीयों के अंदर भी गुस्सा था। तुर्की का विभाजन जो ऊपर पढ़ चुके, खलीफा के पद का सम्मान कम करना, जो मुसलमानों के लिए मुसलमानों का धार्मिक प्रमुख था, आदि से गांधी जी भी अत्यधिक पीड़ित हुए थे। 1920 में कांग्रेस ने अन्यायी सरकार से असहयोग करने का प्रस्ताव किया, क्योंकि गांधी जी का मानना है कि अंग्रेजों का जो भारत के अंदर राज्य है वो भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ। अगर भारतीय उन्हें सहयोग नहीं करेंगे तो अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। और बात भी बिल्कुल सही थी, क्योंकि हर सारे क्षेत्र में अंग्रेज अपना नियंत्रण नहीं रख सकते थे। इसके अंतर्गत सरकारी उपाधियों को छोड़ना था, ये इसके कार्यक्रम थे। इस अंदर क्या क्या कार्यक्रम किए गए, विधानसभाओं, न्यायालयों, सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं, विदेशी माल इत्यादि का त्याग करना और कर नहीं देना, ये सारे के सारे कार्यक्रम इस असहयोग आंदोलन के अंदर शामिल किए गए थे। इसके विपरीत अपने आप को अनुशासन में रखना, ये मतलब कर्तव्य थे। और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, आपसी झगड़ों को पंच निर्णय द्वारा तय करना, यानी जो आपसी झगड़े वो अपने आप ही पंच निर्णय से सुलझे, अंग्रेजों के न्यायालय के अंदर न पड़े। उससे क्या होता था, लोगों को आर्थिक, मानसिक आदि कष्ट उठाने पड़ते थे। और हाथ से कते और बुने कपड़ों का प्रयोग, ये जो स्वदेशी चीज़ों को अपनाने क्रम जो वर्तमान समय में चीन के साथ टकराव को लेकर भी चल रहा है, इस बात पर थोड़ा मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि चीन के साथ में अधिकतर भारत का व्यापार घाटा वो चीन के साथ ही है। और हमारा जो भारतीय बाजार है वो चीन की सस्ती वस्तुओं से, हालांकि वो सस्ती जरूर है लेकिन वो घटिया है, इससे हमारे देश का पैसा देश से बाहर चला जाता है। तो उस समय जो आंदोलन, ये बहिष्कार आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन चलाए गए, वैसा ही आंदोलन की वर्तमान समय में भी जरूरत है, ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके। तो इत्यादि कार्य इसमें थे। 1921 में इस आंदोलन के अंतर्गत लगभग 30,000 व्यक्ति क्या गए थे, जेल गए थे। और बहुत सारे लोगों ने इसमें क्या कर, जैसे गांधी जी ने केसर यादव, जुल्लू युद्ध पदक है, बोहर पदक त्याग दिए। उसके देखा देखी और भी लोगों ने कर दी, जैसे जमनालाल बजाज ने अपने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी, है ना। तो इस तरीके की बातें इसके अंदर हुई थी। भारतीय इतिहास में ये पहला अवसर था जब स्वराज्य के लिए संघर्ष में इतनी अधिक जनता ने, ये पहला, इससे पहले तो जो भी हुए थे वो छोटे छोटे आंदोलन थे, जैसे कि अपना जो चंपारण था तो वो किसानों के अलग समस्या का था, बारदोली अलग था, है ना, खेड़ा सत्याग्रह था, अलग अलग अपनी अपनी बातों के लिए था। लेकिन ये पहला था जिसमें अखिल भारतीय स्तर की मांगें शामिल थी, और इस आंदोलन ने एक अखिल भारतीय स्वरूप लिया था। और संपूर्ण भारत की जनता, संपूर्ण तो नहीं कह सकते लेकिन बड़ी संख्या के अंदर भारतीय जनता ने इस आंदोलन के अंदर क्या किया था, भाग लिया था। परंतु जब यह आंदोलन अपने शिखर पर था तभी एक घटना घट गई थी। 5 फरवरी 1922 ईस्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के अंदर चौरी चौरा नामक स्थान पर शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस द्वारा अत्याचार करने पर भीड़ ने पुलिस चौकी को क्या लगा दी, आग लगा दी, जिसमें 21 सिपाही और एक थानेदार, यानी कुल 22 लोगों की क्या हो गई थी, इसमें मृत्यु हो गई थी। अब देखो आंदोलन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। गांधी जी ने इसी के दौरान घोषणा की थी कि 1 वर्ष के अंदर वो क्या करेंगे, वो स्वराज्य दिलवा देंगे। तो इसी बात को लेकर के आंदोलन अपने जोर शोर से लोगों के अंदर नए जोश से चल रहा था। लेकिन ये 1922 ईस्वी के अंदर प्रारंभ के अंदर जो सिविल नाफरमानी आंदोलन है वो चलाया जाना, परंतु ये घटना, ये जब आंदोलन है ये शुरू ही करना था, जो सिविल नाफरमानी आंदोलन। लेकिन इसी दरमियान 5 फरवरी 1922 को ये क्या हो गई थी, घटना घटित हो गई थी, जिसमें शांतिपूर्ण रूप से लोग जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर क्या किया, उन पर अत्याचार करना, उनकी लाठीचार्ज करना, ऐसा करना, उस पर प्रारंभ कर दिया। तो इससे जो जनता है वो क्या हो गई थी, उत्तेजित हो गई थी। और इस उत्तेजित जनता ने क्या कर दी थी, इस जो गोरखपुर का जो चौरी चौरा थाना, उस थाने को क्या लगा दी थी, आग लगा दी थी, जिसमें ये 22 लोग क्या हो गए थे, सम्मिलित हो गए थे। गांधी जी ने आंदोलन को अहिंसात्मक होते देख 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन वापस ले लिया। यानी देखो, अहिंसात्मक, गांधी जी अपने अहिंसात्मक आंदोलन चला रहे थे, लेकिन आंदोलन हिंसा में बढ़ गया। कई लोग इसमें अलग अलग बातें करते, कई कहते अच्छी बात ही ले लिया गया, कई नहीं ले लिया गया, वो बाद में हम कभी देखेंगे इसके पक्ष में और विपक्ष में बातें। तो 12 फरवरी 1922 को ये आंदोलन क्या कर दिया, गांधी जी ने बारदोली की जो बैठक हुई थी कांग्रेस की, उसमें वापस ले लिया। तो गांधी जी की इस घोषणा से देश के बड़े नेता आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि यह आंदोलन इस समय अपने परवान पर था और बड़ी संख्या के अंदर लोगों के अंदर जोश देखने को मिल रहा था, और अंग्रेज सरकार की हालत भी बहुत ही खस्ता इससे हो चुकी थी। लेकिन ऐसे समय में आंदोलन वापस ले लिया गया।
सुभाष चंद्र बोस ने इसे अत्यंत कष्टदायक कहा। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज्य पार्टी का, क्योंकि वो आंदोलन वापस लिए जाने के सभी निराशा हुई। इनके अंदर जो जनमानस के अंदर भी निराशा का क्या हुआ, सूत्रपात यहीं से हो गया था। इन सभी बातों को लेकर के फिर यहाँ से वापस क्या हो गया था, अब तक जो क्रांतिकारी संगठन थे वो अलग अलग आंदोलन चला रहे, लेकिन गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाने से उन्होंने वो हिंसक घटनाएं छोड़कर इसकी तरफ आकृष्ट हो गए थे गांधी। लेकिन गांधी जी द्वारा ये आंदोलन बीच में जो वो अपने परवान पर था वापस लेने के कारण फिर ऐसी क्रांतिकारी गतिविधियां या हिंसक गतिविधियों को इसके बाद में आगे चल करके बढ़ावा मिलेगा। जैसे कांग्रेस का भी कह सकते हैं विभाजन ही समझ लो। इसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के अंतर्गत ही क्या कर लिया था, एक स्वराज्य पार्टी का गठन मार्च 1922 ईस्वी के अंदर कर दिया था, जिसने विधान परिषदों में भाग लेकर सरकार के कार्यों में रुकावट डालने का कार्य किया था। प्रारंभ के अंदर भी गांधी जी और इनके अंदर एक मतभेद ही था, जिसमें ये स्वराज्य पार्टी के जो विचारधारा वाले लोग थे ये विधान परिषदों के चुनावों में भाग लेकर सरकार के कार्यों में रुकावट डालना चाहते थे, जबकि गांधी जी सरकार के साथ में किसी भी तरह का सहयोग नहीं करना चाहते थे। तो इसी बात को लेकर जो टकराव हुआ था, उस टकराव के कारण क्या हुआ था, इस स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ था। अब देखेंगे अगला है हमारा साइमन कमीशन। तो 1919 के भारत अधिनियम के कार्यों की समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक क्या बनाया था, कमीशन बनाया था। किसकी अध्यक्षता में था, यह आप देख सकते हो, सर जॉन साइमन के, जिसमें कुल कितने सदस्य से 7 थे, लेकिन उसमें एक भी भारतीय नहीं था। ये 7 सदस्य कौन थे इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, जिसमें इसके अध्यक्ष एक तो आगे सर जॉन साइमन, दूसरे थे बार्नॉन हार्टसॉन, स्ट्रेथकोना, क्लीमेट एटली। ये पूछा जा सकता है वही क्लीमेट एटली है जो बाद में जाकर के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन से साइमन कमीशन के जो सदस्य थे और बाद में चल करके इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने, कर्नल बर्नहम, जॉर्ज लैंडफॉक्स और एडवर्ड कैडोरन, ये सारे थे। अब देखो सबसे पहले इसका परिप्रेक्ष्य, इसका गठन क्यों किया गया था इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। हालांकि पहले आ चुका है कि 1919 के जो भारत सरकार अधिनियम उसके कार्यों की समीक्षा करने के लिए कहा गया, तो इसमें पारित होने के लिए जो 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा कि ये कितना क्या रहा था। तो इसी समय ब्रिटिश जो सरकार थी इससे 2 वर्ष पहले, क्योंकि वहाँ सत्ता का परिवर्तन होने वाला था, इस कारण 2 वर्ष पहले ही इंडियन, इसका नाम था साइमन कमीशन का, कहीं अगर इसकी जगह ये नाम आए तो आप ध्यान रखना, इसका वास्तविक नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। इस कमीशन की नियुक्ति की थी, जो 3 फरवरी 1928 को ये कमीशन कहाँ पहुंचा था, मुंबई पहुंचा था। तो इसका ज़बरदस्त विरोध किया गया, क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। जब अंग्रेज हमारी समस्याओं की क्या जानेंगे, तो इस तरीके से इसका क्या किया गया था, बहिष्कार किया गया था। लाहौर में इसका विरोध लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किया गया था। विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने अंधाधुंध लाठियों की वर्षा की, जिसमें लाला लाजपत राय के सीने में और सर पे उसे चोट आई और 1 महीने बाद उनका क्या हो गया था, देहांत हो गया। तो 1930 में इस कमीशन की रिपोर्ट आई, जिसमें कहीं भी औपनिवेशिक स्वराज्य की बात नहीं कही गई थी, क्योंकि इससे पहले औपनिवेशिक स्वराज्य की जो बात कही जा रही थी और अंग्रेजों ने इसका कहा भी था कि भारतीयों को औपनिवेशिक साम्राज्य दिया जाएगा, लेकिन जो इसकी रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के अंदर इस तरीके की कोई बात नहीं थी। इसके अलावा इसमें ये एक रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिनमें भाग लेने के लिए भारतीयों को आमंत्रित किया जाएगा। तो इस तरीके की बात इसके अंदर की गई थी। इसका पूरे संपूर्ण देश के अंदर इस आयोग का क्या हुआ, विरोध हुआ। जगह जगह साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक प्रश्न मैंने आपको पहले ही पूछा है, इसके अलावा आपको एक प्रश्न और है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है कि तिलक ने जो भारतीयों के अंदर राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए कौन से प्रयास किए थे, क्या प्रयास किए थे, उसके लिए उन्होंने 2 उत्सव प्रारंभ किए थे। उन उत्सवों को आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। धन्यवाद। भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में
हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ेंगे। इस समय की कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई थी जिस कारण एक बार फिर से गांधी जी को एक नया आंदोलन खड़ा करना पड़ा, और वो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखो, इस समय की भूमिका के ऊपर बात हम कर लेते हैं कि ये राष्ट्रीय इतिहास में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट है उसे सरकार ने अस्वीकार कर दिया था। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने जो डोमिनियन स्टेट यानी औपनिवेशिक स्वराज्य वो भी भारतीयों को प्रदान नहीं किया था। इन सारी बातों को लेकर के भारतीयों में इस समय असंतोष की भावना थी। इधर दिसंबर 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भी पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया गया था। ये सारी बातों को लेकर के यह आंदोलन क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था, जिसके बाद में गांधी जी ने क्या किया था, लॉर्ड इरविन से अपने समाचार पत्र यंग इंडिया के माध्यम से 11 सूत्री मांगे उनके सामने रखी थी, लेकिन लॉर्ड इरविन ने इन्हें मानने से इनकार कर दिया था। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस आंदोलन के अंदर हम अध्ययन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल कबीर क्लासेस 58 के अंदर स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट प्रदान करें। 30 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। यानी इस समय इनका क्या गया था, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया गया। यानी अब क्या, अब तक कांग्रेस की मांग थी औपनिवेशिक स्वराज्य यानी डोमिनियन स्टेट की मांग थी, लेकिन अब कांग्रेस का लक्ष्य हो गया कि पूर्ण स्वराज्य से कम हम कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे। तो ये सारी बात एक कांग्रेस के अंदर जो वैचारिक रूप से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया था। इससे आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरफ आपसे एक क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाएगा। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि किस घटना के बाद में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, कमेंट करके आप बताएं। पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने 78 सदस्यों के साथ साबरमती आश्रम से 200 किलोमीटर दूर गुजरात के समुद्र तट पर स्थित, ये डांडी भी पढ़ते हैं, इसे दांडी भी पढ़ते हैं, गांव के लिए पैदल चले थे। यानी जब लॉर्ड इरविन ने उनकी जो 11 सूत्री मांगे थी उसे मानने से लॉर्ड इरविन ने इनकार कर दिया था, तब गांधी जी ने कहा था कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, बदले में मुझे पत्थर मिला। और इसी परिप्रेक्ष्य के अंदर गांधी जी ने यह सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया था। तो इसके लिए गांधी जी 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने चुने हुए 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से 200 किलोमीटर दूर दांडी की यात्रा पर पहुंचे, और जो कब 24 दिन की यात्रा के बाद में वहां पर 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक बनाकर अंग्रेजी कानून को तोड़ा था। क्या बनाकर तोड़ा था? नमक कानून। अब देखो ये बात क्या थी, है ना, एक मुट्ठी भर नमक बनाकर। हालांकि अंग्रेज और उस अंग्रेजी इतिहासकारों ने या फिर उस समय के जो अंग्रेजी टेलीविज़न वाले थे उन्होंने इसका बहुत ही मजाक उड़ाया था कि गांधी जी एक केतली में समुद्र का पानी उबालकर ब्रिटिश साम्राज्य को हरा देगा। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया जब देखी तो बहुत दूरगामी इसके परिणाम हुए थे। ये एक प्रतीकात्मक आंदोलन था जिसमें समुद्र तट पर जाकर के नमक कानून तोड़ना था, जिसका मतलब ये था, इसका प्रतीक ये था कि भारतीय अब ब्रिटिश कानूनों को मानने को तैयार नहीं थे। ये दृष्टिगत दिलाना था अंग्रेजों को, ये मनवाना था या ये याद दिलवाना था कि अब भारतीय किसी भी तरीके से ब्रिटिश कानूनों को नहीं मानेंगे। इसी को लेकर के ये नमक कानून तोड़ने का लक्ष्य रखा। अब देखो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट गांधी जी ने यहाँ चुनाव किया था, क्योंकि नमक अमीर गरीब छोटे बड़े हर वर्ग से संबंधित था। इस आंदोलन के अब हम कार्यक्रमों की बात करेंगे। तो इस आंदोलन में गैर कानूनी नमक बनाने यानी जो सरकारी आज्ञा उसको नहीं मानना, महिलाओं द्वारा शराब की दुकानों के ऊपर क्या देना, धरने देना, अफीम के ठेकों विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने देना, इन सब पर धरने दिए जाएं। विदेशी वस्त्रों की होली जलाना, यानी जो भी विदेशी वस्त्र थे उनको बना करके एक जगह इकट्ठा करके उनकी होली जलाना, उसकी जगह सरका काटना यानी स्वदेशी वस्त्रों को बनाना, स्वदेशी वस्त्रों को अपनाना, छुआछूत को दूर करना यानी सबके अंदर समानता की भावना भरना,
विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ना और सरकारी कर्मचारियों का नौकरियों से क्या देना, त्यागपत्र देना आदि का आह्वान, यानी ये कार्यक्रम इसके अंतर्गत रखे गए। यानी इस आंदोलन के जो मुख्य क्या थे, प्रदर्शन करना, हड़ताल करना, बहिष्कार, धरने आदि कार्यक्रम इसके अंतर्गत रखे गए। ये आंदोलन तेजी से पूरे भारत के अंदर फैल गया और देश भर में जनता ने हड़तालों, प्रदर्शनों, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में भाग लेने लगी थी। इस आंदोलन की विशेषता यह थी कि इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया। थोड़े समय में 60,000 लोग जेल में डाल दिए। यानी इस आंदोलन के अंदर बहुत बड़ी संख्या में, चाहे वो युवा वर्ग हो, महिलाएं हो, किसान हो, मजदूर हो, हर वर्ग ने इस आंदोलन के अंदर भाग लिया था। जब ये आंदोलन अपने परवान पर था, उसी समय सरकार इस आंदोलन को बढ़ते व्यापक जन समर्थन के कारण घबरा गई थी और इसी आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार ने एक षड्यंत्र रचा कि इससे गांधी जी को एक बार आंदोलन समाप्त कर दिया जाए, गांधी जी को भारत से दूर भेज दिया जाए और फिर क्या किया जाए, कांग्रेस का दमन किया जाए या जो भी नेता इसमें भाग उसका दमन किया जाए, इस आंदोलन को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया जाए। इसके लिए क्या किया, सरकार ने अपनी योजना के अनुसार 26 जनवरी 1931 को गांधी जी और कांग्रेस के अन्य नेताओं को रिहा कर दिया और 5 मार्च 1931 को सरकार और कांग्रेस के मध्य यानी गांधी जी के मध्य गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें वायसराय ने इस बात की घोषणा की कि भारतीय संवैधानिक विकास का उद्देश्य भारत को डोमिनियन स्टेट यानी औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करना। यानी उनका भारत के अंदर जो संवैधानिक विकास जो सरकार कर रही थी, उसका उद्देश्य यही है कि भारत को डोमिनियन स्टेट देना, यानी औपनिवेशिक स्वराज्य जो भारतीय इसके योग्य होंगे हम उन्हें क्या करेंगे, ये प्रदान कर देंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह थी कि इस आंदोलन का प्रभाव था कि पहली बार जो अंग्रेज सरकार थी उसने कांग्रेस को अपने समानता के स्तर पर इसमें रखा था। गांधी जी ने भारतीय संवैधानिक सुधारों के लिए और बुलाए गए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब देखो कुछ इसमें शर्तें, वो बात आपको बता देता हूँ, हालांकि थोड़ा है एक्स्ट्रा आपको जानना जरूरी है कि इसमें बातें क्या थी। सरकार ने कौन सी मांगे मानी, सरकार ने हिंसात्मक कार्यों में लिप्त बंदियों के अतिरिक्त सभी बंदियों को रिहा करने की बात मानी, उनकी जब्त की गई संपत्ति को वापस करने की बात मान ली और समुद्र तटीय इलाकों में जो ग्रामीणों को घरेलू उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दे दिया। जिन सरकारी कर्मचारियों ने त्यागपत्र दे दिया तो उनके साथ नरमी बरतने की बात सरकार ने मानी और भारतीयों को शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार दिया और बदले में कांग्रेस ने 2 बातें मांगी। पहली तो भारतीय संवैधानिक सुधारों के लिए जो बुलाए गए दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर क्या करेगी, कांग्रेस भाग लेगी और दूसरी इसकी शर्त वो ये थी कि कांग्रेस क्या करेगी, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या करेगी, वापस लेगी। ये 2 शर्तें इसके अंदर रखेगी। तो कांग्रेस ने ये बात मान करके गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए भाग लेने के लिए कहाँ गए, लंदन गए, लेकिन वहाँ से दिसंबर 1931 को निराश होकर के लौट गए, क्योंकि सरकार क्या करती थी, सिर्फ भारतीयों का दमन करना चाहती थी, इस आंदोलन को तोड़ना चाहती थी। इस कारण इस सम्मेलन के अंदर कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं था जो स्वीकार करने योग्य हो। तो गांधी जी वहाँ से निराश और असफल होकर के भारत वापस आ गए और 3 जनवरी 1932 को गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। लेकिन एक बार आंदोलन समाप्त होने के बाद दूसरी बार जब प्रारंभ किया जाता तो उतना जन समर्थन इसमें प्राप्त नहीं होता, इस कारण सक्रिय उतना समर्थन इसमें प्राप्त नहीं हुआ और 1933 को गांधी जी ने अपने आंदोलन की असफलता को स्वीकार कर लिया और कांग्रेस की सदस्यता से भी क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। यानी पटना के अंदर जो कांग्रेस की बैठक हुई थी, उस बैठक में 18 मई 1934 को इस आंदोलन को बिना शर्त वापस ले लिया गया था। अब अगला हम आंदोलन पढ़ेंगे गांधी जी का, जो है वो है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। अब देखो द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, इस समय स्थिति थी कि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था और भारत को युद्ध में सम्मिलित करने के खिलाफ यानी अंग्रेजों ने क्या किया था, भारतीय नेताओं से विचार विमर्श किए बिना ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था। इसी बात को लेकर के क्या किया था, भारतीयों ने यह आंदोलन चलाया था। इसके अलावा इस समय के जो कांग्रेस ने
जो इस समय कांग्रेस ने क्या किया था, जो ब्रिटिश वायसराय थे लिनलिथ को, जिनके अगस्त प्रस्ताव से इसको अस्वीकार कर दिया था। और इन सभी बातों को लेकर के भी गांधी जी अब बीच में जो गैप पड़ा था, उस गैप को थोड़ा सा भारतीयों की नब्ज वो टटोलना चाहते थे कि अभी भी सत्याग्रह कैसे, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी और कांग्रेस के सदस्यों के बीच में बहुत सारा मतभेद हो गया था और गांधी जी ने यहाँ तक कि कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र भी दे दिया था। इस कारण गांधी जी अभी उनकी नब्ज टटोलना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने एक सांकेतिक आंदोलन चलाने का निश्चय किया था। और इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य यही था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्थापित करना, और ये एक सीमित रहने वाला ही आंदोलन था। तो इस समय क्या हो रहा था, तो भारत को युद्ध में सम्मिलित करने के खिलाफ देश के विभिन्न भागों में हड़ताल और प्रदर्शन हो रहे थे। तभी गांधी जी ने सत्याग्रह के बजाय व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा, जिसे कांग्रेस ने क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। 17 अक्टूबर 1940 को कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। कहाँ से किया? महाराष्ट्र के पवनार से। महाराष्ट्र के ये पवनार से इसे प्रारंभ किया था। इसमें क्या था कि गांधी जी द्वारा चुने हुए सत्याग्रही एक एक करके सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचेंगे और युद्ध के खिलाफ भाषण देंगे और अपने क्या करेंगे, गिरफ्तारी देंगे। यानी इसके लिए सबसे पहले इसमें क्रांतिकारियों को क्या करना था, या जो सत्याग्रही बनता था उसे क्या करना पड़ता, निकट के जो पुलिस थाना होता था वहाँ जाकर के उसे नोटिस देना था, और नोटिस देने के बाद अपनी युद्ध विरोधी भाषण देना था, अपनी गिरफ्तारी देनी थी। और वहाँ पर क्या करना था, गांधी जी द्वारा तैयार भाषण होता था उस भाषण को उन्हें देना होता था। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने और उन्हें 3 माह की सजा दी गई। जवाहरलाल दूसरे सत्याग्रही बने और बृहदत्त तीसरे सत्याग्रही बने। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में लगभग 30,000 लोग पकड़े गए थे, यानी इतने लोगों ने इस सत्याग्रह के अंदर भाग लिया था। बाद में सरकार ने क्या किया था, सत्याग्रही का नोटिस मिलते ही उसे गिरफ्तार करना प्रारंभ कर दिया, यानी उन्हें भाषण नहीं देने दिया गया। हालांकि बाद में 1941 के अंदर आप देखते हो कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर इंग्लैंड की बहुत ज़्यादा खराब, इंग्लैंड के पूरे मित्र राष्ट्रों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो इस समय ब्रिटेन युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करना चाहता था। इस कारण उसने 1941 के अंदर सभी जो सत्याग्रही थे उन सत्याग्रहियों को रिहा कर दिया था। तो कैसा लगा ये प्रयास, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। धन्यवाद। अब देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो इससे पहले हमने व्यक्तिगत सत्याग्रह है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि के बारे में देख चुके। उन वीडियो को आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के अंदर जा कर के देख ले। तो भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन का एक ऐसा जन आंदोलन था जिसने ब्रिटिश सरकार की क्या कर दी थी, जड़ें ही हिला कर रख दी थी। और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में इस आंदोलन ने क्या की थी, एक नई दिशा प्रदान की थी। इस आंदोलन के अंदर हम इसके प्रचार और इसके अंत तक और महात्मा गांधी जी द्वारा दिए गए इसके मंत्र आदि के बारे में देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मैं हूँ अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल कबीर क्लासेस 58 के अंदर स्वागत है। अब पढ़ेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि के अंदर जाएंगे कि आखिर भारत छोड़ो आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया। तो इसमें क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद, तो क्रिप्स मिशन जो 23 मार्च 1942 को सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की नेतृत्व के अंदर जो भारत आया था, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों की स्थिति जब कमज़ोर हो रही थी, तो उस समय उन्होंने भारतीयों के सहयोग प्राप्त करने के लिए भेजा था। लेकिन उनकी बातों से भारतीय संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि एक तो उसमें औपनिवेशिक स्वराज्य की बात थी, दूसरी उसके अंतर्गत प्रांतों और देशी रियासतों को भारतीय संघ से अलग होने और अपना अलग संविधान बनाने की बात उसमें सम्मिलित थी। तो इस कारण भारतीयों ने क्या किया था, विरोध किया था और भारतीयों को अपने हाथ में निराशा आई थी। इसके अलावा भारत पर जापान का क्या हो गया था, आक्रमण का भय। जो ब्रिटेन है वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलाया है, सिंगापुर, बर्मा से पीछे हट रहा था और इन क्षेत्रों पर जापान का अधिकार हो रहा था। ऐसे समय के अंदर 14 जुलाई 1942 को वर्धा कांग्रेस की बैठक, यानी वर्धा जो कांग्रेस की बैठक हुई थी, में कांग्रेस कार्यकारिणी के निर्णय के कारण 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गांधी जी ने
भारत छोड़ो प्रस्ताव को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। यानी ये बैठक कब आयोजित की गई, 14 जुलाई 1942 को। कहाँ पर, वर्धा, ये महाराष्ट्र के अंदर प्रारंभ की गई। इस बैठक के अंदर जो महात्मा गांधी का जो अहिंसक संघर्ष का जो ये कार्यक्रम था, जो बाद में भारत छोड़ो आंदोलन इसका नाम दिया गया, इसको यहाँ पर क्या कर दिया गया, स्वीकार कर दिया गया। हालांकि इससे पहले जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू आदि ने इसका क्या किया था, विरोध किया था। तब गांधी जी ने एक बात कही थी, वहाँ कांग्रेस से वो रुष्ट भी हुए थे। उन्होंने एक बात कही थी कि भारत की बालू से एक ऐसा आंदोलन पैदा करेंगे जो खुद कांग्रेस से भी बड़ा होगा। इसके बाद कांग्रेस ने इस समिति के अंदर इस प्रस्ताव को क्या कर दी थी, स्वीकृति प्रदान कर दी थी। और इसके बाद इस प्रस्ताव का अनुमोदन होना था, उसके लिए अगस्त में बॉम्बे के अंदर मीटिंग बुलाई गई, जो 7 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुई थी, जो बम्बई के ग्वालियर जो टैंक मैदान के अंदर वहाँ प्रारंभ हुई। उसमें इस प्रस्ताव को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। और इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ। यानी इसी समय गांधी जी ने कहा था कि मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ। वो मंत्र है करो या मरो। ये मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, करो या मरो। यानी उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसा छोटा सा मंत्र है जिसे आप अपने हृदय में संजो कर रखें और हर एक सांस में इसका जाप करें। फिर उन्होंने आगे कहा था कि हम या तो भारत को स्वतंत्र करवाएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, मगर अपनी पराधीनता को जारी रखते हुए देखने के लिए हम क्या होंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। यानी इनका मतलब है या तो हम भारत को आज़ाद करवा देंगे या इस प्रयास के अंदर हम क्या होंगे, मारे जाएंगे। इसके अलावा गांधी जी ने इसे अंतिम लक्ष्य भी घोषित कर दिया कि ये भारत को स्वतंत्र करवाने का क्या होगा, अंतिम प्रयास रहेगा। हालांकि गांधी जी वायसराय से मिलकर के जो कांग्रेस का ये प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव को स्वीकार करवाना चाहते थे, लेकिन ऐसा समय आया ही नहीं। और 9 अगस्त की भोर होते ही, भोर से पहले यानी सुबह होने से पहले ही गांधी जी सहित दूसरे कांग्रेसी नेता गिरफ्तार। भोर का मतलब होता है सुबह होने से पहले का। गांधी जी सहित दूसरे कांग्रेसी नेता क्या कर लिए गए, गिरफ्तार कर लिए गए। यानी इस समय क्या हो गया, गांधी जी और जो सरोजनी नायडू उनको पूना के आगा खा पैलेस में बंद कर दिया गया और जवाहरलाल नेहरू सहित कांग्रेस के अन्य नेता को अहमदनगर के दुर्ग के अंदर बंद कर दिया गया। वैसे राजेंद्र प्रसाद को पटना में गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस तरीके से सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और कांग्रेस को एक बार फिर से गैर कानूनी संस्था घोषित कर लिया। इस आंदोलन की कोई निश्चित योजना नहीं बनाई गई थी। यानी इसकी योजना बनाएगा, जब तक योजना बनाते उससे पहले ही सबको क्या कर लिया था, गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया था। इस आंदोलन में शांतिपूर्ण हड़ताल करना, सार्वजनिक सभाएं करना, लगान देने से मना करना तथा सरकार को असहयोग करने की बात कही गई थी। ये बातें इसके अंतर्गत शामिल की गई थी। इस आंदोलन को गांधी जी ने अंतिम संघर्ष बताया। यानी ये स्वतंत्रता के लिए किया गया, उन्होंने अंतिम प्रयास बताया। इसके बाद में कोई प्रयास नहीं किया जाएगा। यानी इनका लक्ष्य यही था कि इसी संघर्ष के अंदर हम आज़ादी प्राप्त कर लेंगे। अतः जनता ने जिस ढंग से ठीक समझा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। यानी इसको हम कहेंगे, ये जो आगे लाइन आई है, ये स्वत स्फूर्त आंदोलन था। यानी जनता के अंदर जो उमंग जगी, उसी के हिसाब से ये आंदोलन उठ खड़ा हुआ। पूरे देश में एक स्वस्थ स्फूर्त आंदोलन उठ खड़ा हुआ। यानी अपने आप लोगों को इन्होंने क्या किया, जागृत किया। लोगों के हृदय से प्रेरणाएं इसके अंदर जागी, जिसमें कारखाने, स्कूलों और कॉलेजों में हड़तालें और क्या हुई थी, काम बंदी थी। विभिन्न जगहों पर जैसे बम्बई, अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, पटना आदि सभी जगह स्कूल, कॉलेज, कारखाने, विभिन्न जगहों पर क्या हो गए, लोगों ने अपने अपने जो असंतोष है उस असंतोष को विभिन्न माध्यमों से व्यक्त किया। पुलिस स्थानों और डाक खानों, रेलवे स्टेशनों पर हमले किए गए। क्यों? क्योंकि यह आंदोलन क्या था, स्वतःस्फूर्त था। जब इसकी योजनाएं सामने रखी जाती या गांधी जी को बाहर रखा जाता तो गांधी जी सारी आंदोलन पर नियंत्रण रखते और इसको हिंसक होने से रोकते। लेकिन सरकार ने प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसलिए जनता ने अपने हिसाब से, स्वतःस्फूर्त अपने हिसाब से जैसा समझा उस हिसाब से उन्होंने प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया। इसके लिए सरकारी अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, मुखबिरों, रेलवे स्टेशन, न्यायालय, पुलिस थाने, डाकघर आदि सभी पर क्या किए गए, हमले किए गए थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अधिकांश नेता गिरफ्तारी से बच गए थे, क्योंकि कांग्रेस के नेता गिरफ्तार, लेकिन कांग्रेस जो सोशलिस्ट पार्टी थी या जिसे हम समाजवादी पार्टी कहते हैं, उसके अधिकांश नेता क्या हो गए, इस गिरफ्तारी से बच गए थे। और इस आंदोलन को उन्हीं नेताओं ने क्या किया था, चलाया था। इन नेताओं ने भूमिगत रह करके, यानी छुप करके आंदोलन चलाया, जिनमें प्रमुख थे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, रामानंद मिश्रा,
एस.एम. जोशी आदि प्रमुख थे। इन्होंने इस आंदोलन को मुख्य रूप से चलाया था। हालांकि जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में पहले कैद कर लिया गया, लेकिन वो बाद में वहां से 5 लोगों के साथ में उस सेंट्रल जेल से क्या हो गए थे, भाग गए थे। वैसे ही सुमित जी मोरारी ने अच्युत पटवर्धन को हर दिन छुपने के लिए एक नई कार की व्यवस्था की थी। और वैसे ही अरुणा आसफ अली है, एक इनमें प्रमुख नेता थी जिसने बम्बई के अंदर वो सक्रिय रही थी। इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की मुख्य भूमिका थी। अरुणा आसफ अली ने बम्बई में इस आंदोलन का क्या किया था, सफल नेतृत्व किया था। किसने किया था? अरुणा आसफ अली ने। अरुणा आसफ अली ने यहीं पे जो ग्वालियर टैंक मैदान, बम्बई के मैदान के अंदर क्या फैलाया था, तिरंगा झंडा फहराया था। इस आंदोलन के दौरान अनेक शहरों, जैसे मैंने ऊपर आपको नाम बताए, कस्बों गाँवों में आंदोलनकारियों ने समांतर सरकार की, यानी सरकार के बराबर, यानी वहाँ से अंग्रेजी सत्ता खत्म कर दी थी। जैसे इसमें बलिया, सबसे पहली सरकार बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में की गई, जिसने क्या किया, कलेक्टर के सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए और जो गिरफ्तार नेताओं को छोड़ दिया। ऐसे ही बंगाल के जो मिदनापुर है, वहाँ पर जातीय सरकार की स्थापना की गई। वैसे ही महाराष्ट्र के सतारा के अंदर भी सरकार की स्थापना की गई, जो सबसे लंबे समय तक रही थी। तो इस तरीके से लोगों ने अपनी समानता, क्योंकि लोगों ने अपने हिसाब से इस आंदोलन की व्याख्या की थी। इस आंदोलन का भी दमन किया, यानी अंग्रेजों ने बड़े क्रूर तरीके से दमन किया गया। लोगों पर लाठीचार्ज किया गया, गोलियां चलाई गई, वायुयानों से बम डाले गए, गांवों को जलाया गया। इस तरीके से बहुत ही दमनपूर्ण तरीके से कार्य इसके अंतर्गत किया गया था। इस आंदोलन की गोलीबारी में लगभग 10,000 से अधिक लोग मारे गए थे और 60,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और विद्रोही गांवों से जुर्माने के रूप में बहुत से रुपए देने पड़े थे। यानी विद्रोही गांवों को क्या किया था, इनसे भारी जुर्माना वसूला गया। सरकार ने इस आंदोलन की हिंसा का उत्तरदायित्व गांधी जी पर थोप दिया और गांधी जी पर इस बात का अंग्रेज सरकार ने दबाव भी डाला कि वो क्या करे, इस आंदोलन के दौरान हुई हिंसात्मक गतिविधियों की भर्त्सना करे, यानी उसकी क्या करे, निंदा करे। लेकिन गांधी जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि गांधी जी ने कहा था इस सारे आंदोलन को हिंसक रूप देने के लिए ब्रिटिश सरकार ही जिम्मेदार है। बहुत सारे लोगों ने इसमें सहयोग दिया था। इसमें जैसे वायसराय की कार्यकारिणी के 3 सदस्य थे, एम.एस. अणे, एन.आर. सरकार, एस.वी. मोदी। इन्होंने भी क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। और जगह जगह लोगों ने गांधी जी के जो रिहाई की उसकी भी मांग करते रहे। इस आंदोलन ने भारत की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त कर दिया। यानी अब अंग्रेजों को लगने लगा कि अब हम लंबे समय तक भारत के ऊपर क्या करेंगे, अब राज नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये नेतृत्वहीन आंदोलन था, लेकिन इस आंदोलन में भारतीय जनता ने जो संघर्ष किया और जो बलिदान दिया, इसकी व्यापकता अंग्रेजों को भी अब समझ में आने लग गई थी। अंग्रेजों को ये पता अब चल गया था कि अब वो अधिक समय तक भारतीयों के ऊपर शासन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें देश के सभी वर्गों ने भाग लिया था, चाहे युवा हो, महिलाएं हो या किसान हो। सभी वर्गों ने बड़ी वीरता के साथ इस आंदोलन में भाग लिया था। और भारत के प्रमुख जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल आदि भागों में वहाँ के किसान, जमींदार आदि सभी वर्गों ने इसके अंतर्गत भाग लिया था। तो भारतीयों में वीरता, उत्साह, शौर्य और देश के लिए सर्वस्व त्याग, सब कुछ समर्पण करने की भावना इस आंदोलन से जागृत हुई थी। और देश में नेतृत्व की एक नई पीढ़ी आई, और वो पीढ़ी कौन थी, युवाएं थी, महिलाएं थे, किसान थे। यानी अब अंग्रेजों को लगने लगे, अंग्रेज अब तक जानते थे कि प्रमुख नेता होने के कारण ही आंदोलन सफल हो रहे हैं। इस कारण सरकार ने आंदोलन की क्रियान्वित से पहले ही प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब उन्होंने कहा इनकी गिरफ्तारी के बावजूद भी आंदोलन बड़े पैमाने पर चला, तो इससे अंग्रेजों को समझ में आने लग गया कि अब भारत पे ज़्यादा दिन नहीं रह गए। क्यों? क्योंकि देश में एक नेतृत्व की नई पीढ़ी आ गई है, जिससे लोगों में संघर्ष करने की हिम्मत और शक्ति बढ़ गई थी। अब भारत संपूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी नहीं चाहता था। यानी अब तक तो जैसे डोमिनियन स्टेट की बात हो रही थी, लेकिन अब हमारा लक्ष्य घोषित कर दिया कि पूरी स्वतंत्रता से अतिरिक्त कुछ भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। यानी अंग्रेज़ों की भलाई इसी में है कि अंग्रेज़ भारत छोड़कर जाएंगे। तो इस आज के चैप्टर में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान के जनजातीय किसान और प्रजामंडल आंदोलन। इससे पहले आज के लिए आपका क्वेश्चन है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह वो कब चलाया गया और पहले सत्याग्रही कौन बने थे। कमेंट बॉक्स में उसका जवाब जरूर दें। धन्यवाद।